बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर हमने स्टडी करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहली बात टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये मेरे पास दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। अगर मैं इनके दरमियान टेस्ट चार्ज को मूव करवाता हूँ, अगर मैंने इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाऊँगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगी। अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज को मूव करूँगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। अब जब चार्ज इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होता है, और दूसरे वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा होता है, लॉस कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी नीचे की तरफ आए तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन लॉस करती है, काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। ठीक है, यानी एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ओवरऑल एज अ होल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो यहाँ पे हमारे पास जब टेस्ट चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, उसने 10 जूल काइनेटिक एनर्जी गेन की है, तो वो उसने 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी लॉस करने के बलबूते पे गेन की है। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जब गेन कर रहा होगा तो उसी में साइमल्टेनियसली वो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा होता है। अब ये जो एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में गेन या लॉस करता है, उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल एनर्जी कब होगी, नाम टॉपिक के नाम के अंदर ही इसका जवाब है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल बिटवीन दी प्लेट्स मूव कर रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन है या उसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा है उन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन या लॉस करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि एनर्जी एक्वायर्ड का मतलब यानी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ ट्रैवर्स्ड। ट्रैवर्स का मतलब हम कह सकते हैं स्टडी की, हम स्टडी कर रहे हैं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट तो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिजिक्स में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो नाम के टॉपिक के नाम में ही उसका जवाब होता है। ठीक है, लेकिन योर आइज़ आर यूजलेस इफ़ योर माइंड इज़ ब्लाइंड। तो माइंड अगर ब्लाइंड नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअली हमने क्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ ट्रैवर्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जो जूल में 1.6 × 10⁻⁹ जूल की इक्वल है। अगर आपसे पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 प्रोटॉन वोल्ट की वैल्यू में क्या रिलेशन होगा तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्रोटॉन वोल्ट के इक्वल ही होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन वोल्ट की वैल्यू इक्वल ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात टॉपिक में डेफिनेशन आनी चाहिए, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब दूसरी बात आपको ये प्रूफ भी आना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी, बस ये रिलेशन आप लिख देना। अब ये प्रूफ मैंने करना है वो किस तरह की एनर्जी एक्वायर्ड या लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो Q डेल्टा V होता है। ये फार्मूला कैसे बना है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पता था, वर्क ओवर चार्ज। वर्क एनर्जी भी हम कह सकते हैं, तो चार्ज उस तरफ जाके पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब अगर मैं Q को E के बराबर कह दूँ, इफ़ Q इज इक्वल टू E, E स्टैंड फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, और डेल्टा V 1 वोल्ट हो तो एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस किसके बराबर आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर E पुट करते 1 वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे E की जगह मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ वो क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब जब मैं ये पुट कर दूँगा E की जगह, वोल्ट को वोल्ट ही रहने दो, तो 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 1 यही आ जाएगा। कूलम इंटू वोल्ट जॉल के बराबर होता है। आपने पढ़ा था ना वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में आपने पढ़ा था ना, वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम, तो वोल्ट इंटू कूलम जॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इसका ये प्रूव हमने कर दिया। बाकी ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अगर हम जॉल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जॉल के बराबर है तो 1 जॉल कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इधर आके डिवाइड कर दो, सोल्व करो।
6.259 इस बार 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा यूनिट है। एक जॉल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट समाये होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जॉल की वैल्यू देखें आप बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, इसका प्रूफ। ठीक, अब आगे ये कंपैरिजन है जो कंसेक्यूटिव ईयर्स में बोर्ड में आता है कि इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स को हमने कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स कॉमन भी होते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह दो भाई को आप कंपेयर करो तो उनमें कुछ बातें मुश्तरक होती हैं, कुछ गैर मुश्तरक होती हैं। इस तरह ये दो फोर्सेस जो हैं इनमें कंपैरिजन में कुछ कॉमन है, कुछ डिसिमिलर है। कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं, पहले नंबर पे कि बोथ आर म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स दो तरफा हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के दरमियान जब अमल करती है तो दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो के दरमियान अमल करते हैं तो दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मीन कि बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। दोनों के लिए वर्क डन फॉर क्लोज पाथ जीरो है। हमने चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, प्रूफ किया था ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए वर्क फॉर क्लोज पाथ जीरो आया था। इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और दोनों फॉलो करती हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये तीन बातें कॉमन है, और डिसिमिलरिटीज़ यहाँ पे क्या है, पहले ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। जिस तरह मेरे और ज़मीन के दरमियान एक छत भी आ जाए कंक्रीट की तो फिर भी फोर्स अमल करती है। दो चार्ज के दरमियान ऐसा हो तो शायद वो फोर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पहला ये डिफरेंस है इनमें। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है। इसकी वजह ये एक्चुअली ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में हम जो कूलम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए हम जो कैपिटल जी की वैल्यू करते हैं वो क्या है, 6.67 ×10⁻⁻11। तो ये दोनों फोर्सेस में ग्रेविटेशन फोर्स वीक इसलिए कि उसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो आप देखें ना, आप बैठे हों दो भाई तो उन्होंने इतना कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी जो चार्ज बॉडीज़ हों तो एक दूसरे को वैसे इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, उन्हें अलग करना ही मुश्किल हो जाए। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज़ वीक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, इट कैन नॉट बी शील्डेड, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज में हम चार्जेस के दरमियान हम रोक सकते हैं कोई इंसुलेटर बहुत डेंसर रख के, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स को हम शील्ड नहीं कर सकते, इसको रोका नहीं जा सकता। ये अमल करती है, ठीक है, विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड, चाहे आपके और ज़मीन के दरमियान कुछ भी आ जाए। ठीक है, कंक्रीट की छतें आ जाती हैं इतनी इतनी चौड़ी, फिर भी हमारे पे फोर्स अमल कर रही होती है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये डिपेंड करती है। आप एक कमरे में चाहे वैक्यूम भी क्रिएट कर दो फिर भी आप पे ग्रेविटी अमल कर रही होती है। ठीक है, लेकिन कि मीडियम हो ना हो ग्रेविटेशन फोर्स अमल करनी ही करनी है। क्लियर है। बच्चे कहते हैं सर वैक्यूम में तो ग्रेविटी की फोर्स जीरो हो जाती है। वैक्यूम वो है जो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके वैक्यूम आती है ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके, और वहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स जीरो होने की वजह वैक्यूम नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा हाइट है जहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आए तो आपने कॉमन डिसिमिलरिटीज़ दोनों बतानी है। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अच्छे तरीके से करना है। अब इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स में ये कूलम कांस्टेंट का जिक्र कर देना, ड्यू टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। आगे यूनिट लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके आगे यूनिट लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लॉन्ग में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी अमेरिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, लेकिन फिज़िक्स में ज़्यादा प्रॉपरली बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।